नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शंकर लाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एस.बी.डी. गवर्नमेंट कॉलेज, सरदार शहर। हम पढ़ रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष की बुक न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में, अल्फा स्कैटरिंग एंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बता रहा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको आइसोस्पिन एंड न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताया और दोबारा से रिवाइज भी करवाया कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हमने पढ़ी हैं। उससे पहले के वीडियो में मैंने इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल में रिलेशन एंड स्कैटरिंग फॉर्मूला ऑफ रदरफोर्ड के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज का हमारा बिंदु रहेगा बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। ओके, और उसके बाद सेमी एम्पीरियल मास फॉर्मूला। ये आप आज का हमारा बिंदु रहेगा। इसी के साथ ये यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं आज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, देखिए मैं इसका बारे में समझिए आप। ये आपका नाभिक है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। आप अभी एनर्जी होती किस रूप में है, देखिए अगर आपके जो नाभिक हैं, आपके पास जो नाभिक है वो एक्स जेड ई है। तो अगर इसमें अगर प्रोटॉनों की संख्या देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके ए माइनस जेड है। ओके, तो जो ये नाभिक है इसका जो मास है वो किसके बराबर होना चाहिए, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के मास के योग के बराबर होना चाहिए। जितने न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास है उसके बराबर होना चाहिए। देखिए आपके पास इसका मास जो है, इस जो नाभिक आपके पास है एक्स जेड ए और ए माइनस जेड, इस नाभिक का मास जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, इस न्यूक्लियस का मास जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होना चाहिए। ओके, ये इक्वल, परंतु क्या होता है वास्तव में ये आपका बराबर नहीं होता है। यानी इन दोनों में अंतर होता है। जो अगर आप अलग अलग पार्टिकल को अगर आप इनका वेट करें या इनका मास निकालें तो वो मास है वो क्या होता है, जो मास ऑफ न्यूक्लियस है उससे ग्रेटर देन होगा। क्या होगा, मास ऑफ से ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे जो अंतर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के जो मास का योग है और न्यूक्लियस के जो मास का मान है उसका अंतर है, उसको मास डिफेक्ट कहते हैं, यानी द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, मास डिफेक्ट। अगर द्रव्यमान क्षति आपके पास ये है तो ये जो द्रव्यमान क्षति है इसमें आपको किस प्रकार से, मैं इसको अगर डेल एम लिखूं तो डेल एम इक्वल टू क्या आएगा, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, ये रहेगा आपके पास मास। अब ये मास गया कहाँ, तो आइंस्टीन की एनर्जी मास रिलेशन से ये मास किस रूप में प्राप्त होता है, बंधन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। अगर बंधन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है तो जो ई का मान होगा वो डेल एम क्या आएगा, सी स्क्वेयर, यानी ई बी इक्वल टू आएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वेयर। अब अगर इसमें आप नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का भाग लगा दें, यानी एटॉमिक नंबर, सॉरी आपकी मास नंबर जो ए है उसका भाग लगा दें तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब इसको विपरीत दिशा से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लेते हैं ये प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से है, ये न्यूट्रॉन आपकी नेचर में स्वतंत्र रूप से रह नहीं सकते, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अनंत पे स्थित हैं, ये अनंत पर स्थित हैं। और इनको आप पास लाकर क्या कर रहे हैं, इनको आप पास लेके एक न्यूक्लियस का निर्माण आपने किया या न्यूक्लियस बना। इनको पास, ये इन्फिनिटी पे थे, इनकी एनर्जी क्या थी, जीरो थी। जैसे ये पास आके जुड़े तो यहाँ पे जो मास जो एनर्जी थी वो रिलीज हुई। क्या हुई, एनर्जी जो क्या हुई, रिलीज। और कितनी हुई, ई सॉरी
ईबी कितने रिलीज हुई, ईबी एनर्जी रिलीज हुई। जो ये एनर्जी रिलीज हुई तो इस एनर्जी को क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यानी अनंत पर स्थित न्यूक्लियनों से अगर न्यूक्लियन बने तो उस न्यूक्लियन को बनने में जितनी ऊर्जा की जो क्षति हुई है उसे क्या कहते हैं, अपने बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब एक और रूप है उससे बंधन ऊर्जा को समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये कोई नाभिक है, उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है आपके। आपने क्या किया, इस नाभिक को ईबी के बराबर एनर्जी दे दी। इस नाभिक को किसके बराबर एनर्जी दे दी, ईबी के बराबर एनर्जी दे दी। तो क्या होगा, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, अनंत पे चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे, अनंत पे। यानी ये नाभिक आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से खंडित हो जाएगा। न्यूक्लियनों का आप क्या कर देंगे, अलग। तो जो बंधन ऊर्जा है वो वह ऊर्जा है जो न्यूक्लियन को प्राप्त होने पे न्यूक्लियन का क्या अस्तित्व खत्म हो जाता है। यानी जो इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, अनंत दूरी पे चले जाएंगे आपके। तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी है। अर्थात सरल शब्दों की बात करें तो न्यूक्लियनों को बांधे रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। और प्रति न्यूक्लियन जो आपकी अगर द्रव्यमान संख्या का भाग लगा दें तो आपको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान प्राप्त होता है। अब क्या किया गया, जब ग्राफ खींचा गया प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का, जब ग्राफ खींचा गया किसके रिस्पेक्ट में, मास नंबर के रिस्पेक्ट में। किसके नंबर के रिस्पेक्ट में, मास नंबर के, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, मास नंबर के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचते हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं है तो कुछ प्रयास करते हैं अपने जैसे भी बनता है। और ये ईबी 12। तो प्रारंभिक जो छोटे जो नाभिक थे यानी जिनका परमाणु क्रमांक कम था जेड का मान, तो उनके संगत प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम आया। जैसे जैसे ए का मान बढ़ा वैसे वैसे कम आया। फिर ये कम होते और एक पीक मान पे गया और वापस से क्या आ गया, ये जो पीक है वो कहाँ पे प्राप्त होता है, 56 के संगत, जिसको आयरन कहते हैं, आयरन 56। और ये जो मल्टीपल है, ये जैसे आपके हीलियम का नाभिक है, ये आपके ऑक्सीजन का नाभिक है, यानी 4 के मल्टीपल में मैजिक नंबर के संगत। तो मैजिक नंबर के संगत जब पार करते हैं तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। परंतु जो मैजिक नंबर के संगत जो नाभिक हैं उनके संगत अपने आसपास के जो नाभिक हैं उनसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अधिक प्राप्त हुआ। उच्च जो उच्च परमाणु क्रमांक वाले जो नाभिक थे या जो मास हाई मास नंबर वाले जो नाभिक थे या लो मास नंबर वाले नाभिक हैं, उनके लिए प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा का मान है वो अपेक्षाकृत मध्यवर्ती जो आपके नाभिक हैं उन नाभिकों के मुकाबले क्या है, कम है। तो देखिए क्या निष्कर्ष निकले इससे कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है जितनी अधिक होगी, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी अगर जितनी ज़्यादा है उतने ही आपका नाभिक क्या होगा, स्थायी होगा। यानी उसको खंडित करने के लिए आपको उतनी ही अधिक एनर्जी की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ओके, इसका मान सबसे सबसे अधिक होता है वो आयरन 56 के लिए सबसे अधिक होता है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। यूरेनियम का नाभिक आपके आगे जब यूरेनियम विखंडन करवाते हैं तो इसका मान लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। मध्यवर्ती जो नाभिक हैं उनके लिए लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। एक स्थायी नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा का मान पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर बंधन ऊर्जा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अनंत पर लाकर नाभिक बनाने पर यह मुक्त होती है, क्योंकि द्रव्यमान क्षति होती है और ये क्षति ऊर्जा बाहर से दीजिए। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता भी दी। मैजिक नंबर के संगत जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो अधिक होती है। और वैसे कंपटीशन एग्जाम में या नॉर्मली हाइजेनबर्ग के अनुसार पूछ लिया जाए कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की कोटि क्या होती है तो इसका मान 8 के करीब होता है। तो कोटि आप क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, यानी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। तो ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात। अब देखिए सेमी एम्पेरियल मास फार्मूला, बहुत ही अच्छा ये फार्मूला है और इसकी चर्चा करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए
एक नाभिक का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हमें अनुभव के आधार पर दिया गया ये सूत्र है। तो एक नाभिक का जो द्रव्यमान है वो उसके न्यूक्लियन से क्या होता है, हमेशा द्रव्यमानों से कम होता है। या द्रव्यमान शक्ति किसके तुल्य होती है, बंधन ऊर्जा की तुल्य होती है। ओके, तो ईबी का जो फॉर्मूला था उसमें मैंने मास इधर ले गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, मास इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ई बी। अगर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो मास भी हम किस में लगाएंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही उपयोग में करेंगे। यहाँ द्रव्यमान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया गया, ठीक है। विजेकर और बेथे नामक वैज्ञानिक में उन्होंने ये बताया जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 5 प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर बनी हुई है। कितने अनुभव के आधार पे ये बताया कि 5 प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर बनी है। कौन कौन सी ऊर्जा है, वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम्ब एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। ये 5 टाइप की एनर्जी क्या होती है, मौजूद होती है। बाइंडिंग एनर्जी 5 ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है। तो अब इनका एक एक का विस्तार पूर्वक, आयतन ऊर्जा या वॉल्यूम एनर्जी ईवी क्या होती है। देखिए, बंधन ऊर्जा में ये पद महत्वपूर्ण होता है। यह न्यूक्लियनों के मध्य प्रबल अन्य क्रिया के कारण होता है, यानी हाईली इंट्रैक्शन के कारण होता है। ऊर्जा का मान किसके समानुपाती होगा, आयतन के समानुपाती होगा। तो ईवी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, और आर जो होता है वो आर नोट ए की पावर 1/3। ओके, तो यहाँ पे अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये समानुपाती ए क्या आएगा। तो यहाँ पे ई वी इक्वल टू ए वी ए, और ए वी एक नियतांक है जिनका मान प्रयोगों द्वारा 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुआ। ओके, इसके बाद सेकंड है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस के कारण क्यों है, नाभिक के अंदर जो सारे न्यूक्लियन है उनको बस सब डायरेक्शन से बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, परंतु पृष्ठ पर स्थित है उसमें केवल अंदर वाले न्यूक्लियनों के कारण केवल आकर्षण बल लगता है। अतः पृष्ठ पर उपस्थित न्यूक्लियनों पर परिणामी बल का मान क्या हो जाता है, आपका कम। इस कारण से बंधन ऊर्जा पृष्ठ ऊर्जा के बराबर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पृष्ठीय क्षेत्र प्रोपोर्शनल आई और कमी है इस नेगेटिव आया। और पृष्ठ जो है अगर गोली आकृति में 4πr², और अगर r का मान देखें तो a की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो यहाँ पे ES का मान होगा वो a की पावर 2/3 के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ES का मान क्या आता है, 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है। अब कूलम्बिक एनर्जी देखो, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होने के कारण उसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जैसे नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगा, प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, जिससे नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अब देखिए यहाँ पे जो आपके कूलम्ब जो फॉर्मूला है वो आप जानते हैं कि U इक्वल टू आपके पास होता है K(Q1 Q2) अपॉन क्या होगा, R। ओके, तो R दो प्रोटोनों के बीच की आपकी दूरी है, सॉरी त्रिज्या के बराबर दिया है। R इक्वल टू R नॉट ए की पावर क्या लिखेंगे, 1/3। तो यहाँ पे जो जड माइनस जड यानी कोई पर्टिकुलर जो प्रोटॉन है बाकी प्रोटोनों के कारण उस पर बल कितना लग रहा है। तो जड आपके किसी एक पर टोटल चार्ज जड ई है, तो बाकी जो बच गया वो कितने बच गया, ला जड माइनस एक ई, यानी इनके बीच में किस प्रकार का फोर्स रहेगा। तो ये जो सॉरी जो इंट्रैक्शन होगा वो किस प्रकार का होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन जेड ई है। तो जेड ई का Z-1 ये एक सिंगल आपका कोई न्यूक्लियन है, उस न्यूक्लियन का बाकी जो न्यूक्लियन है उन पे किस प्रकार का अट्रैक्शन रहेगा। तो वो फॉर्मूला आपके ई -AC Z-1 डिवाइडेड बाई ए की पावर 1/3, और AC का मान है 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एसिमेट्रिक एनर्जी, नाभिक के स्थायित्व प्रतिबंध के अनुसार प्रोटॉन में क्या होने चाहिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर की संख्या में है तो ये सिमेट्रिक प्रभाव कहलाता है। अगर बराबर है तो ये सिमेट्रिक प्रभाव कहलाता है। परंतु जैसे जैसे न्यूक्लियस में मास नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में क्या होने की शुरू हो जाएगी, ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, जो कि उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डाउन करेगा। इस कारण से जो बाइंडिंग एनर्जी होगी उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी में कमी आएगी तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो न्यूट्रॉनों की आधिक्य के वर्ग के समानुपाती और द्रव्यमान संख्या के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ई ए का एक पद और आया जो कि ई ए है, वो एसिमेट्रिक आपका टर्म है, और ई ए प्रोपोर्शनल टू -n माइनस जेड की होल पावर 2 डिवाइडेड बाई ए।
तो ई ए का जो मान आया मेरे पास वो क्या है, माइनस ए माइनस 2z स्क्वेयर बाई ए, और ए का जो मान है वो 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पे देखिए ये जो n माइनस जेड लिखा है उसको n को अगर आप लिखें तो n को आप लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन को आप a माइनस जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पहले से जेड और मौजूद है इस पद में, जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो a माइनस जेड होगी। तो यहाँ पर जो n लिखा है उसकी जगह a माइनस जेड लिखेंगे तो एक जेड अंदर है तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2z क्यों आया, तो वो चीज़ आपको समझाई है मैंने। तो ये चीज़ है। अब लास्ट जो युग्मन ऊर्जा है, पेयरिंग एनर्जी है। अगर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सम होगी तो वो जो विषम संख्या वाले के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। आगे समय तो सर्वाधिक स्थायी होते हैं। और अगर आपके एक सम और एक विषम है तो मध्यवर्ती स्थायी होते हैं, और दोनों अगर विषम है तो आपके क्या होंगे, सबसे कम स्थायी होंगे। तो एक पेयरिंग एनर्जी के कारण भी संशोधन किया गया जो कि ई पी माइनस ए पी ए की पावर माइनस 3/4। और ये सूत्र जो सारे के सारे सूत्र हैं वो अनुभव के आधार पे दिए गए, तो इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, आधार नहीं है, ठीक है। तो ई पी इक्वल टू माइनस ए पी ए की पावर माइनस 3/4, ओके। और ए पी विषम विषम के लिए प्लस 33.5 एंड सम के लिए माइनस 33.5 एंड सम विषम के लिए क्या होंगे, 0 होंगे। तो अगर ये मान, सभी मान अगर आप पुट कर दें ई बी की वैल्यू में, जो मास के फॉर्मूले में अगर आप पुट कर दें, तो आपके पास जो शुरुआत में समीकरण थी, समीकरण नंबर 1, जो समीकरण आई है 1 नंबर, यहाँ पे पहले 2 नंबर में पुट कर लें ये मान, और फिर ये मान क्या करें, 1 नंबर है आप पुट कर लें। तो जैसे ही आप ये मान पुट करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो मास का आपको फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूक्लियन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस ई बी। और ई बी किससे मिलके बनी है, 5 एनर्जी से मिलके बनी है, 5 एनर्जीज से मिलके बनी है। और 5 एनर्जीज कौन कौन सी हैं, वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम्ब एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी एंड एसिमेट्रिक एनर्जी। और 5 टर्म्स आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, ये अनुभव के आधार पे बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। कंपटीशन एग्जाम में इससे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं चूकता है। और प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न बेसिकली ये पूछा जाता है कि जो साम्य अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र है उसमें बाइंडिंग एनर्जी में एसिमेट्रिक जो टर्म्स हैं उनमें मास पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो आपको तुरंत आना चाहिए कि मास पे इस प्रकार a माइनस 2z बाई ए। अगर पूछे कुलाम्बिक तो एंटी प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3। अगर पूछे आपसे पेयरिंग तो एंटी प्रोपोर्शनल ए की पावर 3/4 एंड वॉल्यूम पूछे तो प्रोपोर्शनल टू ए एंड एसिमेट्रिक पूछे, सॉरी सरफेस पूछे तो ए की पावर 2/3। तो ये पांचों पद आपको दिमाग में रखने और ये अनुभव के आधार पर दिए गए हैं, तो विशेष रूप से इनको ध्यान रखें। तो ये थी हमारी प्रथम यूनिट, मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ आज के इस वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।